हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंजाइम एक्शन कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में जब हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया लिया था कि एंजाइम क्या काम करता है। हम जानते हैं अगर कोई भी रिएक्शन हो, जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है H2CO3, राइट। अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम परफॉर्म हो रहा है तो ये काफ़ी, इसका रेट जो है बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि एक एंजाइम है इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है तो हम जानते हैं ये रिएक्शन का रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा एक एंजाइम क्या काम करता है जिसके वजह से कि इसके रेट में इतना ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सा पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ रिएक्शन। किस तरह से एक पर्टिकुलर एंजाइम इतना ज़्यादा रेट, हाई रेट जो है वो लेके आ सकता है। नॉर्मली कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है विदाउट हेल्प ऑफ एनी एंजाइम तो उसका रेट काफ़ी स्लो होता है, और अगर एंजाइम हम उस रिएक्शन में मिक्सचर में डाल देंगे तो उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो रेट है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होने लग जाता है। तो जो भी सबस्ट्रेट होगा, ओके, कोई भी सबस्ट्रेट के बारे में अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था H2O एंड CO2 का एग्जांपल, तो दोनों के दोनों यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं। किसी भी सबस्ट्रेट को अगर हम लेंगे, बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट को, कोई प्रोटीन्स को आप ले लो, अगर प्रोटीन किसी एंजाइम को फॉर्मेशन कर रहा है तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होगा, राइट। एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होगा और जो कि किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब मान लेते हैं एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस तरह का प्रेजेंट है, ये फाइनली एक इस तरह के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोल देंगे प्रोडक्ट। तो आपको दिख रहा होगा सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे प्रोडक्ट में वैसे बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाया है, ओके, और यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि रेक्टेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाने का। तो शेप में तो चेंजेस आ ही रहे हैं, उसके अंदर जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उनमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज आएंगे, और चेंज आने के बाद ही वो सबस्ट्रेट जो है फाइनली प्रोडक्ट कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि एंजाइम हैज़ द एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हम जानते हैं जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर साइट होता है जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं, और एक्टिव साइट वो एरिया है जहाँ पे कि आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अब जैसे कि एक एंजाइम लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ओके, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है जिसके अंदर की ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आराम से आके फिट हो सकता है। तो ये क्या काम करेगा, ये छोटा सा जो पॉकेट आपको दिख रहा है ये एक्टिव साइट है, और इसी एक्टिव साइट के अंदर ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था इस तरह से आके इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट था, तो ये आके यहाँ पे इस तरह का बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद अब क्या काम करेगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उनको पास पास लेके आ जाएगा, जिसके वजह से कि बॉन्ड में रिफॉर्मेशंस होने लगेंगे, बॉन्ड्स रिफॉर्म होने लगेगा, दूसरे बॉन्ड्स बनने लगेंगे, जिसके वजह से कि ये जो सबस्ट्रेट था ये अपना शेप चेंज कर देगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजाइम, यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसे ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो कि ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और आप जानते हैं जब एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगते हैं, उनके बॉन्ड में चेंजेस होने लगते हैं, जिसके वजह से कि बॉन्ड, पुराना वाला जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और न्यू बॉन्ड्स जो होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, और जो न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा वो फाइनली एक दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, और जिसे हम प्रोडक्ट बोलने लगेंगे। तो यहाँ पे ये जो ES कॉम्प्लेक्स है,
जब यहाँ पे बॉन्ड, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगेगा, तब ये एंजाइम डिटैच हो जाएगा और ये प्रोडक्ट भी अलग होने लगेगा और फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये एंजाइम एज इट इज़ हमें मिल जाएंगे और ये एंजाइम फर्दर दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे और कुछ न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ ए ट्रांजिएंट फेनोमेना, मतलब ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये ट्रांजिएंट है, मतलब ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। क्यों इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है? क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तब हो रहा है जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और अपने बॉन्ड को रिफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये फाइनली जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है और जो एंजाइम था वो एज इट इज़ अपने स्टेट में रिटर्न करने वाला है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स है इसे बोला जाता है ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स और ये जो प्रोसेस है इसे ट्रांजिएंट फेनोमेनन बोला जाता है क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देयर कैन बी मेनी ट्रांजिएंट स्टेट फॉर्मेशन बिटवीन ए सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा एक एंजाइम मॉलिक्यूल है और ये सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जब रिएक्शन हो रहा होता है और सबस्ट्रेट में जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो सबस्ट्रेट पहले आपको देखने को मिल रहा था वो एज इट इज़ सबस्ट्रेट अभी देखने को नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस तो डेफिनेटली आए होंगे क्योंकि बॉन्ड में न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे शेप आपको, अलग अलग वैरायटी के शेप आपको देखने को मिलेंगे जब तक प्रॉपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। मतलब अगर हम सही से बात करें तो सबस्ट्रेट को हमने इस तरह का कुछ देखा था, इसके बाद प्रोडक्ट जब बन रहा था तो इस तरह का एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इन दोनों के बीच में आपको और भी कई सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मान लो ये इस तरह का कुछ ट्रांजिशन हुआ, ओके, उसके बाद बना कुछ इस तरह का ट्रांजिशन हुआ मान लो, उसके बाद फाइनली ये इस तरह के फॉर्म में आया जो कि हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ इस पॉइंट पे यही बोलना चाह रहा है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है तो बीच में और भी कई सारे ट्रांजिएंट फॉर्म आते हैं और भी कई सारे इंटरमीडिएट फॉर्म्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन द एक्सपेक्टेड बॉन्ड इज ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जब ये पुराने बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड थे जो प्रोडक्ट में नहीं है, वो सारे के सारे बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड जैसे ही फॉर्म हो जाएगा तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा एंजाइम से और एंजाइम अभी रेडी होगा किसी दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसमें हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, एक ट्रांजिएंट फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहा है और इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, इसके बाद भी और भी कई सारे ट्रांजिएंट फॉर्म्स आएंगी और फाइनली हमारा एंजाइम रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बीच में जितने भी ट्रांजिएंट शेप आते हैं, जितने भी इंटरमीडिएट्स आते हैं, वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड का, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि जितने भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो एनर्जी होता है वो काफ़ी हाई होता है। मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास हाई एनर्जी रहता है वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। ये हम बेसिक केमिस्ट्री में भी जानते हैं, बेसिक फिजिक्स में भी हमने पढ़ के रखा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है क्योंकि न्यू बॉन्ड बन रहा है, पुराने बॉन्ड ब्रेक्स हो रहे हैं, कई सारे रिएक्शंस चल रहे हैं उसके अंदर, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। और अगर ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो इनके पास ज़्यादा एनर्जी भी देखने को मिलेगा। ये हाई एनर्जी किसके कंपैरेटिवली रहेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली और प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली। हम जानते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के अंदर या फिर हमारे सेल में अगर बात करें तो सारे मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी डेफिनेटली रहता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर वो मूव कर रहा है, या फिर अगर रेस्टिंग स्टेज में है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी उस सबस्ट्रेट के पास या फिर उस मॉलिक्यूल के पास रहेगा।
तो हम इसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास एक बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है और जब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो उस एनर्जी, अब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पहले हुआ करता था वो डेफिनेटली एक स्टेबल मॉलिक्यूल था। अगर ये स्टेबल मॉलिक्यूल था तो इसके पास जो एनर्जी था वो एनर्जी भी कम हुआ करता था। लेकिन अब क्या होने लगा, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करने लगा। बाइंड करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकडाउन हो रहे हैं बॉन्ड्स के, बहुत सारे बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो इस फॉर्म में क्या हो गया है, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया है और इसके पास अभी हाई एनर्जी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बन चुका है। अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होगा, फाइनली जैसे ही प्रोडक्ट में जितने बॉन्ड बनने थे सारे बॉन्ड बन जाएंगे, अब फिर से इसका एनर्जी डाउन होने लगेगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें स्टेबल बनाना है, राइट। क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे उसमें जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोडक्ट फर्दर किसी रिएक्शन के लिए एज ए रिएक्टेंट भी काम कर सकते हैं। तो इसको और कहीं जगह हमें यूज़ करना है इस प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक हम कहीं और इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट बनता है ये खुद भी स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबस्ट्रेट होता है वो भी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों में ही कम एनर्जी प्रेजेंट होगा, लो एनर्जी होगा एज कंपेयर टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी हमने ये चीज़ देख लिया कि बहुत सारे एंजाइम सबस्ट्रेट, बहुत सारे जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिएंट फॉर्म्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा गया है कि द एनर्जी ऑफ ट्रांजिएंट मॉलिक्यूल्स और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हैज़ मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट को बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। ये हमने देख लिया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी होता है वो हाई रहता है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली। एंजाइम का काम क्या है यहाँ पे, अगर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके पास कुछ एनर्जी प्रेजेंट है और हमने देखा कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी उस कॉम्प्लेक्स में है। इसका मतलब अगर किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो हम जानते हैं उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बॉन्ड तो बनेगा ही डेफिनेटली, पुराने बॉन्ड कुछ टूटेंगे ही डेफिनेटली। इसका मतलब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो डेफिनेटली फॉर्म होना है। तो अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होना ही है तो इसका एनर्जी तो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा कैसे मॉलिक्यूल, राइट। तो उसके लिए एंजाइम क्या काम करता है, जितना एनर्जी इसको एक्स्ट्रा चाहिए होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को एंजाइम कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है जिसके पास के 5 किलो जूल का एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास 5 किलो जूल, लेकिन इसको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाना होगा, राइट। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इसका एनर्जी मान लो 15 किलो जूल है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, हम जानते हैं। तो 5 किलो जूल से 15 किलो जूल ये जो जाएगा इसमें 10 किलो जूल का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 10 किलो जूल का एनर्जी इसको अगर मिल जाए तब जाके ये 15 किलो जूल का जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसमें कन्वर्ट हो सकता है, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आ गया। तो इस रिएक्शन में अगर हम किसी एंजाइम को पुट कर देते हैं तो ये एंजाइम क्या काम करता है, ये जो एनर्जी बैरियर आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 किलो जूल, ये 10 किलो जूल एनर्जी बैरियर को कम कर देगा और इसे 5 किलो जूल कर देगा। ये कैसे एनर्जी बैरियर को कम कर देता है वो हम अभी देखने वाले हैं, उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस तरह के बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, राइट। मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल के पास 1 किलो जूल का एनर्जी है, ओके। कुछ मॉलिक्यूल के पास 1 किलो जूल का एनर्जी है इस तरह का, कुछ मॉलिक्यूल के पास 2 किलो जूल के भी एनर्जी है, वो तो वैरी करेगा, किसी के पास 3 किलो जूल की एनर्जी है। तो इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है उनके पास वैरायटी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, अलग अलग एनर्जी इनके पास है। तो अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल
रिएक्ट करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ या फिर अपने आप में ही रिएक्ट करना चाहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ देखिए। जब कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्ट करना चाहता है तो मान लो वो सबस्ट्रेट इस तरह का था, अब उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था इस तरह का प्रोडक्ट, तो ये शेप जो है ये चेंज हुआ है। अगर शेप चेंज हुआ है तो इसके अंदर बॉन्ड भी चेंज हुए हैं, राइट। पुराने वाले बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, न्यू वाले बॉन्ड फॉर्म हुए होंगे। तो पुराने बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होगा इस पर्टिकुलर एरिया में, इन दोनों को पास आना होगा डेफिनेटली, तब जाके तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, राइट। इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब जाके यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हम जानते हैं ये हम एक सबस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के पास जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा ये दोनों पास पास आना चाहिए, तब जाके न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पास आने के लिए क्या होना है, हमें एनर्जी चाहिए। हम अगर इस सबस्ट्रेट को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आएंगे, और पास आने के बाद दोनों में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और वो यहाँ पे मान लो 15 किलो जूल का एनर्जी था। जैसे कि यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था, बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, उनके पास अलग अलग एनर्जी प्रेजेंट है, किसी के पास 1 किलो जूल है, किसी के पास 2 किलो जूल है और किसी के पास 3 किलो जूल है। ये जैसे ही एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इस तरह का मान लो एक प्रोडक्ट ये बना रहा है, तो इसके लिए एनर्जी कितना चाहिए, 15 किलो जूल का एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फिर से यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। अब ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास है नहीं, इनको पास लाने के लिए हमें 15 किलो जूल का एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी मिलेगा कैसे, मान लो कहीं से उन्होंने एटीपी यूज़ किया, राइट। एटीपी भी तो एक एनर्जी सोर्स होता है। अगर एटीपी यूज़ किया तो उनको एनर्जी मिल गया, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों पास पास आ गए और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर आप ऐसा काम करो कि एक्सटर्नली आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दो, लाइक हीट प्रोवाइड कर दो। आप हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अगर आपने हीट प्रोवाइड कर दिया तो उसमें क्या होगा, उनको एनर्जी मिल जाएगा, और वो एनर्जी यूज़ करके ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में पास पास आ जाएंगे और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगेंगे। लेकिन हम अगर यहाँ पे एंजाइम यूज़ करते हैं, तो एंजाइम क्या काम करता है देखिए। हम जानते हैं जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होता है। अब मान लो ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है, इस तरह का एक एंजाइम है। एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर की वो क्या कर लेता है, सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेता है। ये एक्टिव साइट्स जो होते हैं ये पॉकेट्स होते हैं। ये है एंजाइम का एक्टिव साइट। तो ये एक्टिव साइट का काम क्या है, सबस्ट्रेट को बाइंड करना। अब जैसे ही ये सबस्ट्रेट, मान लो इस तरह का सबस्ट्रेट था ये, राइट, इस तरह का एक सबस्ट्रेट था, और इसको इसने बाइंड कर लिया है अपनी एक्टिव साइट पर। तो एक्टिव साइट में क्या काम करता है, ये जो एंजाइम है, ये जो सबस्ट्रेट के दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें रिएक्शन होना है और जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होने वाले हैं, जहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, उन दोनों एरियाज़ को, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को वो पास पास ले आता है। अगर ये पास पास ले आएगा तो जितना एनर्जी इन दोनों को पास लाने के लिए लग रहा था 15 किलो जूल, डेफिनेटली अब पास आने की वजह से ये इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, राइट। अब ये एक्टिव साइट क्या काम कर रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को पास ला रहा है, और पास लाने की वजह से अब जो 15 किलो जूल का एनर्जी इन्हें पास लाने के लिए लग रहा था, अब ये काम खुद एंजाइम कर लिया है। अब बस जो एनर्जी लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इनमें लगने वाला है। तो ये एनर्जी 15 जूल से कम होके 5 किलो जूल लगने लगेगा। अब अगर ये एंजाइम अब 5 किलो जूल अगर लगा, तो सोचिए जिस रिएक्शन को अचीव करने के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी लग रहा था, इतना ज़्यादा बैरियर था, जैसे कि 1 किलो जूल का अगर एक मॉलिक्यूल है, उसको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको 15 किलो जूल चाहिए। डिफरेंस 14 किलो जूल का था, राइट। 2 किलो जूल का अगर एक मॉलिक्यूल है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके पास कितना था, उसको 13 किलो जूल का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था। तो इस तरह की जो एनर्जी इनको ज़्यादा चाहिए थे, अब अगर ये 15 किलो जूल कम होके एंजाइम की वजह से 5 किलो जूल हो जाएगा, तो 1 किलो जूल वाले
जो सबस्ट्रेट हैं उनको प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 किलो जूल का एनर्जी चाहिए। 2 किलो जूल का जो मॉलिक्यूल है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 किलो जूल चाहिए। मतलब ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये कम हो चुका है। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो खुद सोचिए, अगर किसी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा तो वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यही होता है जब हम किसी एंजाइम को सबस्ट्रेट के अंदर डालते हैं। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का, जबकि जो रिएक्शन था वो था H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये कन्वर्ट होता था H2CO3 में। जनरली ये रिएक्शन को होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, राइट। इसका रेट काफ़ी स्लो था और जैसे ही हमने एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे यूज़ किया उसके बाद क्या हो गया, ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होने लग गया। और हम जानते हैं ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि अब ये एंजाइम्स जो है H2O और CO2 दोनों को रिएक्ट करने के लिए, दोनों में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए जो एनर्जी बैरियर था उसको उन्होंने कम कर दिया। इसका मतलब एक एंजाइम मान लो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इस तरह का, इसके पास 2 साइट प्रेजेंट है जहाँ पे कि एक जगह पे H2O बाइंड हो सकता है, दूसरी जगह पे CO2 बाइंड हो सकता है। दोनों बाइंड हो गए, दोनों मॉलिक्यूल अब पास पास आ चुके हैं। अब H2O और CO2 मॉलिक्यूल में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा और फाइनली H2CO3 एज ए प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एंजाइम एक्चुअली क्या काम करता है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी समझ में आ गया होगा कि जब टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने प्रोटीन में पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक प्रोटीन के फंक्शनल एक्टिविटी को शो करते हैं। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी फंक्शनल नहीं होता एज ए एंजाइम, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी फंक्शनल नहीं माना जाता, लेकिन जब टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तब हमने वहाँ भी देखा था कि कुछ एक्टिव साइट्स बन जाते हैं। तो वो एक्टिव साइट्स का काम क्या है, अभी हमने देखा कि वो सबस्ट्रेट और जो बहुत सारे सबस्ट्रेट होंगे या फिर सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड्स होंगे उनको पास पास लेके आ जाएंगे अपने ही एक्टिव साइट के अंदर, जिसकी वजह से कि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन आसान हो जाएगा और जो एनर्जी है वो कम लगने लगेगा। तो ये था एक बेसिक चीज़ जो कि समझना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, और ये हम अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को सबसे पहले हम खुद ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, ओके, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो मान लेते हैं ये एक ग्राफ हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं जिसमें कि एक तरफ है पोटेंशियल एनर्जी, ओके, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे इस तरफ दिया गया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एक्स एक्सिस पे आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और वाई एक्सिस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुछ सबस्ट्रेट हमने लिया है, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली एक रिएक्शन के थ्रू जा रहा है, राइट। यहाँ पे हमने एंजाइम का यूज़ किया है। तो अगर हम जानते हैं कि जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मिनिमम कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। मान लो ये 5 किलो जूल एनर्जी है, ये 10 किलो जूल एनर्जी है, ये 20 किलो जूल एनर्जी है और यहाँ पे मान लेते हैं ये 15 किलो जूल का एनर्जी है, ओके। तो सबस्ट्रेट का मान लो 5 किलो जूल एनर्जी था, तो और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बीच में फॉर्म हो रहा है उसका एनर्जी मान लो 20 किलो जूल था। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगा, पहले सबस्ट्रेट यहाँ पे था, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे था, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है एंजाइम सबस्ट्रेट में जिसका कि मैक्सिमम एनर्जी हमने अभी बोला 20 किलो जूल एनर्जी था। उसके बाद एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी मान लो 10 किलो जूल था, ओके। तो ये एक ग्राफ है, ये एक रिएक्शन है जिसमें कि हम क्या शो कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट का एनर्जी पहले कितना था, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और बीच में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आया उसमें कितना एनर्जी था, ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अभी हमने कोई भी एंजाइम नहीं डाला है। अगर हम कोई एंजाइम नहीं डाल रहे हैं तो इसको मैक्सिमम एनर्जी कितना चाहिए, 20 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, जिसके वजह से कि ये क्या कर सके, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके, ये मॉलिक्यूल्स पास आ सके। तो ये जो एनर्जी हो गया, ये हो गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का एनर्जी, ये एनर्जी प्रोडक्ट का एनर्जी और ये एनर्जी हो गया आपका सबस्ट्रेट का एनर्जी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, हम जानते हैं एंजाइम क्या काम करता है, एनर्जी को कम कर देता है। तो सबस्ट्रेट का एनर्जी तो उतना ही रहेगा।
अब ये जो एनर्जी है, अब ये एनर्जी मान लो इसको 20 चाहिए था और ये कितना कर दिया, ये 15 कर दिया। प्रोडक्ट का एनर्जी उतना ही रहेगा। ओके, ये कम कर दिया है एनर्जी को। अब ये 15 किलो जूल चाहिए एंजाइम सबस्ट्रेट बनाने के लिए। तो न्यू एनर्जी जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट को बनाने के लिए चाहिए वो अभी आ गया हमारा 15 किलो जूल। तो ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो ये ग्राफ था जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम समझने का कोशिश करते हैं इस ग्राफ को अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, वाई एक्सिस में आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रहा होगा और एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है सबस्ट्रेट का। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोडक्ट का एनर्जी दिया हुआ है। अगर हम एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये रिएक्शन आपको दिख रहा होगा कि ये जो सबस्ट्रेट का एनर्जी है, ओके, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एनर्जी है, इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा को मिल रहा है विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जितना इसको चाहिए था वो एनर्जी कम होके अभी बस इतना हो गया है, राइट। तो ये जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक सबस्ट्रेट को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सके, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। इसका मतलब सबस्ट्रेट से जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट हो रहा था तो जो एनर्जी का हम जो बात कर रहे थे, जितना एनर्जी इसको लग रहा था, वो एनर्जी क्या है एक्चुअली, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इसको कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। और अगर अभी हम एंजाइम को यूज़ करते हैं तो इसको अभी एक्टिवेशन एनर्जी कितना लगेगा, अब बस इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। तो ये जो डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा अभी, ये डिफरेंस क्या है, एंजाइम की वजह से ये डिफरेंस कम हुआ है, राइट। ये डिफरेंस एंजाइम की वजह से आया है। पहले जितना एक्टिवेशन एनर्जी इसको लगता था अब कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है। और ये प्रोडक्ट का एनर्जी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और विद द एंजाइम दोनों के केस में सेम आएगा। नेक्स्ट एक डेफिनेशन देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, जो कि बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। डेफिनेटली एंजाइम और सबस्ट्रेट जब एक साथ आते हैं तो हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना होता है। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसका बनना बहुत ज़रूरी है सो दैट न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से हो सके। तो ये एनर्जी बैरियर जो है, जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं तब भी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे उसके मॉलिक्यूल्स को पास आने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम बोल देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। और एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट टू मॉडिफाई इट एंड लोअर द एनर्जी रिक्वायर्ड। जितना एनर्जी चाहिए उसको वो लोअर कर देंगे। ओके, लोअर द एनर्जी रिक्वायर्ड एंड मेक इट रिएक्ट। तो होप कि आपको ये एंजाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बैरियर हम किसे बोलते हैं। मैंने कोशिश किया कि जितने भी अभी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी है 20 किलो जूल। ओके, इसका एनर्जी 20 किलो जूल है। इसके बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसका एनर्जी अब आपको देखने को मिल रहा है 30 किलो जूल। ओके, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एनर्जी है, प्रोडक्ट का एनर्जी एज्यूम करते हैं 15 किलो जूल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊँ तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मान लो सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी 15 किलो जूल है, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी जो कि 20 किलो जूल है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट होगा जो कि 30 किलो जूल का होगा। ओके, तो इस तरह का एक शेप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि जो सबस्ट्रेट है जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा
तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ कर सकता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके पास इसका एनर्जी कितना प्रेजेंट है, 20 किलो जूल एनर्जी है, और जो प्रोडक्ट है उसके पास 15 किलो जूल का एनर्जी है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनके एनर्जी में और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ कर सकता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।